25 सितंबर को किसान भारत बंद नहीं करेंगे, बल्कि न्यूज चैनल किसानों को नए भारत में बंद कर देंगे। स्पीड न्यूज में भदर भदर निपटा दिए जाएंगे और डिबेट और विस्तृत कवरेज से गायब कर दिए जाएंगे। अपने गांव में वायरल करने के लिए किसान भाई खुद ही अपना वीडियो बना लें तो अच्छा रहेगा। गोदी मीडिया का राष्ट्रवाद इन दिनों बॉलीवुड को ठीक करने में लगा है। हम आगे बढ़ते हैं, वरना इसी पर अटके रह जाएंगे। 2019-20 का आर्थिक सर्वे आया था। इस सर्वे के चैप्टर 7 में खेती किसानी के बारे में जो बात कही गई है, उसके अनुसार 2014-15 में देश की राष्ट्रीय आमदनी में खेती का योगदान 18.2% था, जो 2019-20 में गिरकर 16.5% हो गया। 2014 से 15 से लेकर आज तक आप देखें तो खेती में विकास दर जस की तस है। 2016-17 में अधिकतम 6.3% की वृद्धि दर्ज हुई थी, जो 2019-20 में गिरकर 2.8% पर आ गई। 2022-23 तक किसानों की आमदनी डबल करनी है। इसी के लिए सब हो रहा है, बस कोई यह नहीं बताता कि सरकार इस वक्त कितनी आमदनी मानती है जिससे वो डबल करना चाहती है। अखबारों में अंग्रेजी में खेती पर लिखने वाले अशोक गुलाटी ने 8 जून के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है कि किसानों की आमदनी तभी दुगनी होगी जब कृषि क्षेत्र की विकास दर कई साल तक 10% से अधिक होगी। अभी तो पूरे देश की जीडीपी ही -24 है। कोरोना से कितने डॉक्टर मेरे सरकार के पास इसका डेटा नहीं है, लेकिन इसका भी नया डेटा नहीं है कि किसानों की आमदनी कितनी है। अशोक गुलाटी ने लिखा है कि औसत आय बताने का डेटा 2015-16 के बाद आना बंद हो गया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस सम्राट शर्मा की रिपोर्ट 16 जुलाई 2019 की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा है कि हरियाणा के किसानों की कमाई देश में सबसे अधिक है। उनकी एक महीने की कमाई 14,434 रुपए है, मगर भारत के 6 राज्यों में किसानों की मासिक कमाई का औसत 5,000 रुपए प्रति माह से भी कम है। आपकी जेब में 50 रुपए हों और उसे 100 रुपए करने की कोई बात करे तो मान सकते हैं कि बात हो रही है। बाद में कोई यह ना कहे कि हमने तो 5 का 10 करने को कहा था, 50 का 100 नहीं। एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक बाजार, सब कुछ एक ही राष्ट्रवादी रहेगा, बाकी 2 देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। 3, 4 या 5 का क्या होगा पता नहीं। सोचे भी तो एक जैसे, ना सोचे भी तो एक जैसे। 29 फरवरी 2016 को लोकसभा में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ई नाम योजना का ऐलान किया और कहा कि 585 थोक मंडियों को ई नाम से जोड़ा जा रहा है। यह योजना ऐतिहासिक थी, तभी तो इसके लॉन्च के लिए 14 अप्रैल का दिन चुना गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन, डबल हिस्ट्री। आइए मेरे साथ फ्लैशबैक में चलिए। ध्यान से सुनेंगे तो प्रधानमंत्री सिर्फ किसान और उपभोक्ता के फायदे की नहीं, बिचौलिए के फायदे की भी बात कर रहे हैं। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो, बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव
हमारी सरकार ने करके दिखाया है। अगर मान लीजिए बंगाल से चावल खरीदना है और केरल को चावल की जरूरत है, तो बंगाल का किसान ऑनलाइन जाएगा और देखेगा कि केरल की कौन सी मंडी है जहां पर चावल इस क्वालिटी का चाहिए, इतना दाम मिलने की संभावना है। तो वो ऑनलाइन ही कहेगा कि भाई मेरे पास इतना माल है और मेरे पास ये सर्टिफिकेट, मेरा ये माल ऐसा है, बताइए आपको चाहिए। और अगर केरल के व्यापारी को लगेगा भाई ये 6 लोग में ये ठीक है, तो उससे तुरंत सौदा करेगा और अपना माल मंगवा देगा। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अगर हर जगह का बाजार उपलब्ध कराना ही मकसद है तो 4 साल बाद ई नाम कहां है? क्यों सरकार ई नाम से देश की सभी मंडियों को जोड़ नहीं सकी? अगर ऐसा हुआ होता तो किसानों के पास आशंकाओं और संभावनाओं को लेकर बेहतर समझ होती, 4 साल का अनुभव होता। 4 साल से वही सपना, वही बत्तियां सारी रत